डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो पूरा का पूरा हम लोगों ने विस्कस सिस्टम देख लिया था, विस्कस डैम्पिंग सिस्टम देख लिया था। उसमें हम लोगों ने डेरिवेशन ड्राइव कर लिया, फॉर्मूले निकाल लिए थे। सब करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे। सो इन दिस क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने बहुत सारे फॉर्मूले निकाले थे। दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग का फॉर्मूला निकाल लिया था हम लोगों ने, जीटा निकाल लिया था, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट निकाल लिया था, ओमेगा डी निकाल लिया था। बट कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि मुझे उस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन के सोल्यूशन पे डिपेंड होते, उस सोल्यूशन से निकालते। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं करते, हम ये न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही अगर प्रॉब्लम आपकी आती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये दूसरी चीज ये है कि इसमें हमें डेरिवेशन पूरा आना चाहिए, क्योंकि किसी किसी पॉइंट पे हमें एक या दो स्टेप रिपीट करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर डेरिवेशन, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये डेरिवेशन मुझे आना चाहिए, कौन सा सिस्टम है ये पता होना चाहिए, कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये मुझे पता होना चाहिए। तो हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द सिस्टम शोइंग इन फिगर व्हेन zeta equals to 1, zeta equals to 0.3 and zeta equals to 2 if the mass m is displaced by a distance of 3 centimeter and released। ठीक है, तो ये हो गया न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम इसका सबसे पहले लिखते हैं गिवन डेटा। गिवन डेटा आप एक बार और न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, गिवन डेटा समझ में आ जाएगा तो हमारा आधे से ज्यादा काम समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो जो शोन इन फिगर है, तो ये दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला एक सिस्टम है, स्प्रिंग, दिस इज डैम्पर, दिस इज मास m k एंड c, दिस इज योर सिस्टम। इस सिस्टम में उन्होंने गिवन डेटा क्या दिया है, गिवन डेटा। ठीक है, तो गिवन डेटा में उन्होंने बोला है कि इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करना है फॉर द सिस्टम, इस सिस्टम के लिए व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड केस व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0.3, थर्ड केस जीटा इक्वल्स टू 2, और एक और कंडीशन दी है इफ द मास m इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। अब उन्होंने क्या बोला है कि मास को मैंने कितना डिस्प्लेस किया, 3 सेंटीमीटर। जो डिस्प्लेसमेंट में x अमाउंट का दूंगा तो वो कितना दूंगा मैं, 3 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज। तो जो डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दिया है दैट इज कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मेरा गिवन डेटा हो गया और उन्होंने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को इस सिस्टम के लिए ड्राइव करना है। ठीक है, ड्राइव आपको आती ही है। तो हम सबसे पहले लेंगे केस ए व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं पूछूं जीटा इक्वल्स टू 1 क्या है, तो व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1 सिस्टम इज, क्या होगा सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए सॉल्व करना है, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर का। अगर ये मान लो आपका कम मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट इन सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन ले सकते हैं जो हमने ड्राइव की थी ओवरडैम, क्रिटिकल डैम एंड अंडरडैम सिस्टम के लिए। या अगर ये नंबर उसमें मैक्सिमम नंबर का है, फॉर एग्जांपल 20 नंबर का ही है अगर मैक्सिमम क्वेश्चन, तो फिर मुझे इसके पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन रिलेशन पे लेके जाना पड़ेगा। बट इन दैट केस हम हमारा रिलेशन वही यूज करेंगे। तो सिस्टम इज क्रिटिकल डैम सिस्टम। यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होगी। जैसे इस मास को मैंने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया, अपोजिट डायरेक्शन में mx डॉट, अपोजिट डायरेक्शन में kx, डैम्पर है तो cx डॉट। सो mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी।
इसको मैंने जब सिंप्लीफाइड किया था, c बाय एम एक्स डॉट प्लस k बाय एम इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया था तो मेरे दो रूट्स मिले थे, दैट इज u1 एंड 2, और उस u1 रूट्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया था इन द फॉर्म ऑफ जीटा। क्या आया था? माइनस जीटा प्लस और माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। ठीक है, इसके बाद मैंने u1 u2 को पुट किया, जीटा की 3 वैल्यूज, और हमारी प्रॉब्लम में भी तीनों वैल्यू दी है। व्हेन जीटा इज इक्वल्स टू 1, when zeta equals to 0.3, when zeta equals to 2. तो when zeta equals to 1 critical damp, when zeta equals to 0.3 under damp, when zeta equals to 2 that is over damp। तीनों की तीनों कंडीशन आ गई, यानी मुझे पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रूट्स आ गए। अब रूट्स के बाद इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया था, दैट इज a e की पावर u1t प्लस b e की पावर u2t। इतना मैंने देखा था। अब जब मैंने इसको u1t ये पुट करके मेरा जो सोल्यूशन आ गया था, दैट इज क्या आ गया था? e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी ब्रैकेट में a e की पावर अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन प्लस b e टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी, यहां पर भी टी। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गया था। अब इसके बाद में अपने सिस्टम में गया, तो ये एक मोटा मोटा सा हिसाब होता है। इसके बाद जीटा की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 1। तो मैं सबसे पहला जो मैंने वैल्यू ली है वो ली है व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1। तो व्हेन जीटा इक्वल्स टू 1, तो जो सोल्यूशन है, सिस्टम इज क्रिटिकल डैम्प सिस्टम, और आपको पता है एक्स की इक्वेशन क्या आ गई थी? a1 प्लस a2t इंटू ई टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी था, बट जीटा की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? 1। a1 a2 मेरे केस में a और b लिया था, मैंने a और b लिया था, बट इस केस में मैं a1 a2 इसलिए ले रहा हूं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, क्योंकि जनरली आप जिस भी बुक में सॉल्व करेंगे उसमें कांस्टेंट इन्होंने a1 a2 या b1 b2 इस टाइप में लिया। तो इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में अपन a1 a2 ले लेते हैं। ठीक है, a b भी लेके आप सॉल्व कर सकते हो, बट क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने a1 a2 ले लिया। तो मेरा x विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस a2t e टू द पावर ओमेगा एन टी। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई फॉर अ क्रिटिकल डैम्प्ड सिस्टम। अब मैं जरा इसकी बाउंड्री कंडीशन देख लेता हूं। बाउंड्री कंडीशन में मुझे उसने बोला था एट x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अब मास को कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? मैंने 3 सेंटीमीटर दिया। तो मेरा जेक समझो इस चीज को, मैंने मास को डिस्प्लेसमेंट दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस मास को मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर दिया, तो मेरी बाउंड्री कंडीशन क्या हो गई? एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश यहां पर रहेगी कि जैसे ये इमेजिन करिए, ये एक स्प्रिंग और मास सिस्टम है, ये एक स्प्रिंग और ये मास। ठीक है, अभी डैम्पर भी लगा हुआ है इसमें। जैसे ही मैंने इस मास को, मैं बोल रहा हूं कि मुझे वाइब्रेशन को समझने के लिए उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना होगा, पर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब आप कैसे करोगे? जैसे ही मैंने इस मास को डिस्प्लेस किया, अब मान लीजिए इस वक्त t इक्वल्स टू 0 है, t1 है, t1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, यहां तक लेके यहां से छोड़ा। ठीक है, तो t इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। नहीं, ये मत समझिए। जैसे ही मैंने इस मास को नीचे खींचा तो ये इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया। तो डिस्टर्ब कर दिया तो ऐसा रख के पकड़ के थोड़ी ना बैठ सकता हूं मैं। मान लो इस मास को मैंने यहां खींचा और उसी फोर्स को लेके बैठा हूं, तो क्या सिस्टम में वाइब्रेशन एनालिसिस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैंने उसे 3 सेंटीमीटर खींचा, यहां पर भी एट t इक्वल्स टू 0 ही होगा। समझे? जब तक मैं उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करूंगा, रिलीज नहीं करूंगा, तब तक वाइब्रेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग है,
ये मास है, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर खींचा एट टी इक्वल टू 0, अभी भी खींच के पकड़ा हूं। यहां पर ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 5 मिनट पकड़ लिया तो आप उसे टी इक्वल टू 5 मिनट नहीं बोलेंगे। जैसे ही मैंने इसको खींचा, अब छोड़ा देन इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो जिस कंडीशन में मैं बोल रहा हूं, अब आप ये सोचोगे सर ये तो इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है 3 सेंटीमीटर खींचने में कुछ टाइम तो लगेगा नहीं, उसको 3 सेंटीमीटर खींचा और जिस मोमेंट में मैं छोड़ूंगा तब से टाइम चालू होगा। तो एट टी इक्वल टू 0 3 होगा। हो सकता है आप 10 सेंटीमीटर खींच दो, 20 सेंटीमीटर खींच दो, और 3 सेंटीमीटर खींच के आप 5 मिनट तक उसको खींच के रखो, तब तक आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करोगे जब तक आप उसे रिलीज ना करोगे। 3 सेंटीमीटर खींचा, छोड़ दिया। तो जिस पॉइंट पे मैं 3 सेंटीमीटर खींच के छोड़ूंगा वहां से मेरी कहानी शुरू होगी। तो इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 एक्स कितना हो गया 3 सेंटीमीटर है, यहां भी ये 0 पे ही है, इक्विलिब्रियम में है। इसको 3 सेंटीमीटर में खींचा, ये अभी भी इक्विलिब्रियम में ही है मेरे अकॉर्डिंग तो, पर जब तक मैं इसको रिलीज नहीं करूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। तो एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज योर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। अब मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो 3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं क्योंकि इसके अलावा तो कोई और पैरामीटर है नहीं। तो इसको मैंने क्या किया 3 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इंटू 0 e टू द पावर ओमेगा n इंटू 0। ठीक है, तो 3 इक्वल्स टू a1 प्लस दिस इज 0 प्लस 0, और ये क्या हो गया e की पावर 0 इज, e की पावर 0 क्या होता है 1। ठीक है, तो मेरा a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक, अब a1 की वैल्यू 3 आ गई तो मुझे दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। अब दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू के लिए मैं क्या करूं, मैं वहां पर वेलोसिटी फाइंड कर लूं क्योंकि उसके बाद ही तो छोड़ूंगा। तो उस पॉइंट पे जो 3 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट दिया उस पॉइंट पे मैं देखूं कितनी वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी dx बाई dt, और इसको निकाल लूंगा मैं t इक्वल्स टू 0 पे। तो मुझे वहां पर क्या पता चल जाएगा, सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू x डॉट, देन दैट इज इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट कर दें किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। तो देखो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये वाले को मैं बोल रहा हूं फर्स्ट टर्म और इस वाले को मैं बोल रहा हूं सेकेंड टर्म। ठीक है, तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा x इक्वल्स टू a1 प्लस a2 t, तो फर्स्ट फंक्शन यानी a1 प्लस a2 इंटू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e की पावर ओमेगा एन टी प्लस सेकेंड फंक्शन ओमेगा एन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन a1 प्लस a2 टाइम्स ऑफ t। ठीक है, अरे बहुत सिंपल है, पढ़ा है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये वाला इक्वल्स टू, तो ये तो एज इट इज रहेगा a1 प्लस a2 टाइम्स ऑफ t, इसको डिफरेंशिएट किया e की पावर ओमेगा एन टी और फिर ओमेगा एन प्लस e की पावर ओमेगा एन टी, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 0 प्लस a2। ठीक है, अब यहां पर मुझे क्या पुट करना है, एट t इक्वल्स टू 0 जब पुट किया तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, क्या बचा a1 a2 इंटू 0 a1 इंटू e की पावर ओमेगा एन टी, यानी e की t की जगह क्या पुट करूंगा मैं 0 पुट करूंगा, t की जगह 0 पुट करूंगा तो क्या बचेगा सिर्फ a1। ठीक है, ये e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा एन। ठीक है, इंटू ओमेगा एन, यहां ये 0 a1 e की पावर 0 1 क्या बचेगा ओमेगा एन, प्लस यहां देखो e की पावर 0 1 क्या बचेगा a2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि एट t इक्वल्स टू 0 आपकी वेलोसिटी भी क्या है 0। क्यों, क्योंकि अभी तक छोड़ा नहीं है ना मैंने,
डिस्प्लेसमेंट दिया है मेरे को 3 सेंटीमीटर एट t इक्वल्स टू 0, तो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी भी तो 0। अब छोड़ूंगा तो जो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट होंगे उसके बाद ही तो मैं उसकी वेलोसिटी फाइंड करूंगा। तो यहां पर ये भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, और a1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पुट किया तो यहां पर क्या हो जाएगा ये 3 ओमेगा n प्लस a2, तो बाद में a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 ओमेगा n। तो मेरा क्या हो गया a1 और a2 की वैल्यू मुझे मिल गई है। जैसे ही a1 a2 की वैल्यू मिली तो यहां पर पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू a1 कितना है मेरा a1 इज 3 एंड a2 इज -3 ओमेगा n t e टू दी पावर माइनस जीटा तो रहेगा नहीं ओमेगा n t। ठीक है, नाउ x इक्वल्स टू यहां से 3 कॉमन निकाला, क्या बचा 1 माइनस ओमेगा एन टी ई टू दी पावर माइनस ओमेगा एन टी। ठीक है, अब जरा यहां सोचने की बात है कि ये पूरा का पूरा माइनस अपना जो लेके चले थे मैंने इसको प्लस करके लेके किया माइनस जीटा ओमेगा एन टी, तो ये माइनस जीटा ओमेगा एन टी ही चलेगा, माइनस जीटा ओमेगा एन टी। तो जब मैं यहां डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस दिस विल बी योर माइनस, तो यहां पर ये जो माइनस है ओमेगा नहीं होगा, ये होगा माइनस ओमेगा, दिस माइनस ओमेगा, तो ये माइनस a1 ओमेगा एंड दिस इज प्लस। ठीक है, एक बात ये है कि पूरे वाइब्रेशन में हम ये छोटी मोटी सी मिस्टेक्स करते ही रहते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मैंने तेजी दिखाई पूरे वाइब्रेशन में मेरे को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वाइब्रेशन में डेरिवेशन यूज होते, छोटी छोटी कंसेप्ट यूज होते, इसीलिए ये माइनस जीटा ओमेगा एन टी है और हम हमेशा भूल जाते हैं ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, दिस इज माइनस and this is also minus, so the solution will be equals to 1 plus omega n t e to the power minus omega n t। तो जब when system is critically damped system, तो solution क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, now we will discuss the second case when zeta equals to 0.3। सो अभी हम लोगों ने जीटा इक्वल्स टू 1 वाला केस डिस्कस कर लिया था, अब हम कर रहे हैं जीटा इक्वल्स टू 0.3। तो जीटा इक्वल्स टू 0.3, तो जब व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0.3 सिस्टम इज अंडर डैम्प्ड। ठीक है, व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0.3 अंडर डैम्प्ड, सारी कहानी यही रहेगी, यहां तक पहुंच गए थे। अब अंडर डैम्प्ड के केस में ही सारी कहानी हुई थी हमारी, क्योंकि वही वाइब्रेटरी इन नेचर है, तो उसी में अपन आगे बढ़ते। ठीक है, सोल्यूशन क्या था मेरा x इक्वल्स टू, जो फाइनल सोल्यूशन था दैट इज इक्वल्स टू, मैं a1 a2 के टर्म में लिख रहा हूं, तो क्या था हमने बाद में कन्वर्ट कर लिया था कैपिटल X में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसके केस में लेता हूं सिर्फ a1, ठीक है, कैपिटल X को, क्योंकि मैं a1 a2 ले रहा हूं। हमारा सॉल्यूशन था कैपिटल X e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस 5, ये था। ठीक है, दिस इज कैपिटल X, यहां पर अपन है। अब इस केस में देखें a1, अब जीटा की वैल्यू क्या है मेरी 0.3 e टू द पावर माइनस 0.3 ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा डी को लिख सकता हूं अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन टी प्लस 5। बहुत अच्छे, ओमेगा एन जीटा की जगह 0.3 रखा, तो ये क्या हो गया a1 e की पावर माइनस 0.3 ओमेगा एन टी साइन, इसमें रखा अंडर रूट 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा एन टी प्लस 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 0.3 a1 e टू द पावर माइनस 0.3 ओमेगा एन टी साइन अंडर रूट 1 माइनस 0.09 ओमेगा एन टी प्लस 5। जब इस
√1 माइनस 0.09 को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, a1 e⁻−0.3 ओमेगा एन टी साइन, ये वाली टर्म हो जाएगी 0.953 ओमेगा एन टी प्लस। ठीक है, तो अभी मैं अपने सोल्यूशन को इतना सिंप्लीफाई किया व्हेन जीटा इक्वल्स टू 0.3। बाउंड्री कंडीशन में के से पहले मतलब मेरे को a1 और इस फाई की वैल्यू चाहिए, बाकी तो सब है ही मेरे पास। ओमेगा एन, इसमें के एंड सी की वैल्यू अगर आपको दे देते, के सी और आपकी मास की वैल्यू दे देते तो मेरे सारे पैरामीटर निकल जाते। ओमेगा एन की वैल्यू आपको पता है √k/m, तो ये ओमेगा एन को भी मैं नॉन पैरामीटर मानता हूं, मेरे दोनों कांस्टेंट, एक फाई है और एक a1 है। तो इसके लिए मैं बाउंड्री कंडीशन लगा देता हूं। सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3, एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3, तो x की जगह पुट किया 3। यहां पर देखो a1 e⁻−0.3 ओमेगा n इंटू 0 साइन 0.953 ओमेगा n इंटू 0 प्लस 5। ठीक है, तो ये e⁻0 इज 1, तो 3 1 यानी 1 इंटू a1, तो इसको मैं लिख देता हूं a1 इंटू साइन 0 प्लस 5, दैट इज साइन 5। तो a1 साइन 5 ये आ गया मेरा, a1 साइन 5 इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन, अभी इसके आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा इस बाउंड्री कंडीशन पे। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन पे पहुंचा तो यहां पर भी एट t इक्वल्स टू 0 dx/dt 0, यानी x डॉट भी क्या हो जाएगा 0 एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, नहीं मतलब dx/dt इक्वल्स टू x डॉट है ना, तो अभी मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं और t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एट t इक्वल्स टू 0 dx/dt दैट इज x डॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाउंड्री कंडीशन निकाल देता हूं, पर उससे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट तो कर लूं। तो इस वाली इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो x डॉट इक्वल्स टू e⁻t sin t, फर्स्ट फंक्शन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो a1 कॉमन निकाला, फर्स्ट फंक्शन दैट इज e⁻−zeta ओमेगा एन t, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज d of dt sin ओमेगा dt प्लस 5। ठीक है, ये पहली टर्म का हो गया, प्लस सेकेंड टर्म की बात करें साइन ओमेगा dt प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻−zeta ओमेगा एन टी। ठीक है, ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक, तो इनका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, x डॉट a1, ठीक है, e⁻−zeta ओमेगा एन टी, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा dt, तो क्या हो गया साइन का कॉस ओमेगा dt प्लस 5 इंटू ओमेगा डी। ठीक है, ओमेगा dt का क्या हो जाएगा ओमेगा डी। ठीक है, प्लस साइन ओमेगा dt प्लस 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया e⁻−zeta ओमेगा एन टी इंटू -zeta ओमेगा एन। ठीक है, मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को डिफरेंशिएशन इसलिए किया इस प्रॉब्लम में, मैं चाहता तो यहां से भी डिफरेंशिएट कर सकता था अपना इनमें वैल्यूज पुट कर करके, पर मैंने वैल्यू सिर्फ इसीलिए नहीं पुट किए क्योंकि ये वाली चीज इस पर्टिकुलर में तो 0.3 है, हर वाले में तो चेंज होगी ना, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है ताकि आपको ये हमेशा ध्यान रखे कि सिमिलर प्रॉब्लम में हमें ऐसी तरीके से जाना है। ठीक है,
अब मैं जब इसमें बाउंड्री कंडीशन रख रहा हूं तो एट टी इक्वल्स टू 0 एक्स डॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 इक्वल्स टू a1, ठीक है, ब्रैकेट में देखो तो e की पावर 0 यानी 1, ठीक है, cos फाई इंटू ओमेगा डी। अभी ओमेगा डी ले रहा हूं, इसको भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, ओमेगा डी ही लेके चल रहा हूं, प्लस साइन फाई, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, इंटू ई की पावर 0 1 माइनस जीटा ओमेगा एन, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई। अब इसमें आप जीटा की जगह क्या रख सकते हैं, जीटा की वैल्यू है आपकी 0.3 एंड ओमेगा डी की वैल्यू हो गई अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन, जो कि क्या आई थी, दैट इज इक्वल्स टू 0.953 ओमेगा एन, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू a1 0.953 cos फाई ओमेगा एन प्लस माइनस माइनस 0.3 ओमेगा एन साइन फाई, ठीक है। अब ये 0 हो गया, दिस टर्म विल ऑल्सो 0, तो ये क्या हो गया है, 0.953 cos phi omega n will be equals to 0.3 omega n sin phi. So omega n कैंसिल हो गए, यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं tan phi, तो साइन अपॉन में cos इज tan phi, तो इसको नीचे ले जाता हूं, तो दैट इज tan phi विल बी इक्वल्स टू 0.953 अपॉन में 0.3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.953 अपॉन में 0.3, दैट इज 3.176, तो tan phi इक्वल्स टू 3.176, ठीक। तो यहां से जब मैं इसको इन्वर्स करूंगा तो फाई की वैल्यू मेरी आ जाएगी 72 डिग्री 31 मिनट। तो जैसे ही मेरे को फाई की वैल्यू आई तो मैं इस फाई की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा, तो फाई की वैल्यू को जब यहां पुट करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज, इधर देखो a1 इक्वल्स टू 0.3 अपॉन में साइन फाई, जब फाई की 72 डिग्री 31 मिनट में इसमें पुट करूंगा और इसको 0.3 को इससे डिवाइड करूंगा, 0.3 नहीं है 3 है यहाँ पर, इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी, a1 की वैल्यू आ गई 3.145। तो अब इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर रहा हूं, तो मेरे को फाइनल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली दैट इज a1 और फाई की वैल्यू ये आ गई है। अब अपन इस कांस्टेंट की वैल्यू को अपनी इक्वेशन में रख देंगे, तो मेरा जो फाइनल सोल्यूशन आ गया, फाइनल सोल्यूशन से पहले जो इक्वेशन थी दैट इज a1 e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई, ये जो इक्वेशन थी इसको सब सिंप्लीफाई किया था और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद क्या आ गया है, दैट इज 3.145 ई की पावर माइनस 0.3 ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी को सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था 953 ओमेगा एन टी प्लस फाइव इज योर 72 डिग्री 31 minute. So this is the your relation for underdone system when zeta is equals to 0.3. Now we are going to discuss our third case, that is your when zeta की वैल्यू क्या दी है, सी केस में zeta की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 दी है, सेंटीमीटर कहां से होगा, दैट इज डायमेंशनलेस वेक्टर। सो zeta इक्वल्स टू 2,
देख के ही पता चल रहा है जेटा की वैल्यू 1 से बड़ी है, सिस्टम इज ओवरडैम्प्ड। ओवरडैम्प्ड सिस्टम ही आपका एक्चुअल आपने जो रूट्स निकाले थे U1 U2 उस टाइप में गया था। बाकी में तो अपन ने क्रिटिकल डैम्प में दोनों रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अंडर डैम्प में इमेजिनरी। सो इसके केस में व्हेन जीटा इक्वल्स टू 2, हमारी इक्वेशन थी mx डॉट डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx, और उसको सॉल्व करते करते हम पहुंच गए थे x इक्वल्स टू a1 e की पावर u1 t एंड b e की पावर u2 t, इस सॉल्यूशन में पहुंच गए थे। तो इस पर्टिकुलर केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का सॉल्यूशन है x इक्वल्स टू a1 e की पावर u1 t यानी जब जीटा के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था तो माइनस जीटा प्लस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी प्लस a2 e टू द पावर माइनस जीटा माइनस अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी। तो ये एक इस टाइप की इक्वेशन थी मेरी। अब यहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, जीटा इज 2 पुट किया तो क्या हो गया मेरा सोल्यूशन x इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन टी प्लस a2 e की पावर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा एन टी। तो जैसे ही ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सिंप्लीफाई किया तो x इक्वल्स टू a1 e की पावर माइनस 2 प्लस ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अंडर रूट 3 ओमेगा एन टी प्लस a2 e की पावर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 ओमेगा एन टी। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन आ गया a e की पावर दिस एंड b e की पावर दिस a1 a2 के टर्म में। अब मैं क्या करूंगा, इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाऊंगा। जैसे ही मैंने बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया उसके बाद मेरे सोल्यूशन में क्या क्या आया वो अपन देखते हैं। तो इनिशियली द सोल्यूशन विल बी योर, मतलब इनिशियली आपने क्या किया था, x को 3 सेंटीमीटर तक लेके गए थे फिर छोड़ा था, तो एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, और उसी पॉइंट पे वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। सो मैं सबसे पहली इनिशियल कंडीशन लेकर चल रहा हूं कि एट t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। जब इसको मैंने पुट किया t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 3 को पुट किया तो दैट इज 3 इक्वल्स टू a1 e की पावर 0, e की पावर 0 यानी 1 प्लस a2 e की पावर 0। सिंपल है। तो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 3। एक इक्वेशन ये आ गई आपकी। दूसरी इक्वेशन के लिए आपके पास बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एट a1 और a2 हो गया ना। अब आपको क्या करना है, एट सेकेंड बाउंड्री कंडीशन क्या थी, t इक्वल्स टू 0 dx बाय dt इज ऑल्सो 0, दैट इज योर सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। अब उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया तो dx बाय dt यानी x डॉट क्या हो जाएगा, a1 एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर दिस, तो इसका क्या रहेगा, पहले e की पावर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 ओमेगा एन टी, फिर ये ओमेगा एन टी के साथ नीचे आ जाएगा यानी इनटू माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू ओमेगा एन। ये हो गया a1 प्लस a2 e की पावर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3
ओमेगा एन टी इंटू -2 माइनस अंडर रूट 3 ओमेगा। दिस इज योर डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर t इक्वल्स टू 0 पुट कर रहा हूं। t इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 यहां पर देखो a1 दिस टर्म e की पावर 0 क्या बचा, -2 प्लस अंडर रूट 3 ओमेगा एन ब्रैकेट क्लोज, इतना बचा। उसके बाद प्लस a2 e की पावर 0 -2 माइनस अंडर रूट 3 ओमेगा एन। ठीक है, अब देखो e की पावर 0 1 ये हो गया, तो 0 इक्वल्स टू a1 ओमेगा एन -2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस ये माइनस कॉमन निकाल लो यहां से, क्या हो जाएगा, -a2 विद इन ब्रैकेट 2 प्लस अंडर रूट 3 ओमेगा एन। तो यह यहां तक हमारा सोल्यूशन पहुंच चुका है। अब मैं क्या करूं, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, और सिंप्लीफाई करूंगा, ओमेगा एन कॉमन निकल जाएगा और 0 हो जाएगा। यहां से ओमेगा एन कॉमन निकल गया, 0 हो गया, तो क्या बचा, a1 एंड दिस टर्म -2 प्लस अंडर रूट 3 1.73 क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1.73 एंड दिस इज -a2 2 प्लस अंडर रूट 3। तो इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया और यहां से मेरा a1 और a2 की भी वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी, a1 प्लस a2 क्या हो गया, 3। तो मैं यहां से ऐसा करता हूं, किसी एक टर्म में लेके चला जाता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a1 -2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस a2 की जगह क्या पुट कर दूं मैं, 3 माइनस a1 और क्या बचा, ये 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, ओमेगा एन तो चला गया, और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, a1 -2 प्लस अंडर रूट 3 -3 के साथ ये 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस प्लस a1 2 प्लस अंडर रूट 3। अब पूरी की पूरी टर्म किस में हो गई, अंडर रूट 3 और a1 में, तो -2 a1 -2 a1 ये चला गया, क्या बचा, अंडर रूट 3 a1 माइनस 3 इंटू दिस टर्म 3 2 प्लस अंडर रूट 3 और यहां पर बचा a1 अंडर रूट। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई किया दैट इज इक्वल्स टू 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास a1 और a2 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं a1 की वैल्यू निकालूंगा और उसको पुट करके मैं a2 की वैल्यू निकालूंगा। ये बात ध्यान रखने की है कि जब मैंने जीटा इक्वल टू 2, सिस्टम क्या हो गया था मेरा, ओवरडैम सिस्टम हो गया था। ओवरडैम सिस्टम के केस में हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। ध्यान रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएट करें जीटा की अलग अलग वैल्यूज पे, तो हम इस चीज का ध्यान रखें कि डिफरेंशिएशन हम ओवरऑल डिफरेंशियल इक्वेशन का करें, फिर वैल्यूज पुट करें। थोड़ा सा हमें लगता है कि पहले हम वैल्यू पुट कर लें और फिर उसको सिंप्लीफाइड करें, बट अवॉइड दिस थिंग। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करें, उसको इक्वेशन से ही सॉल्व करें। तो a1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3.23 एंड a2 की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे a1 प्लस a2 में, तो a2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी -0.232। अगर इसको 232 बोलोगे, तो जैसे ही मेरे पास a1 a2 की वैल्यू आ गई, मैंने इसमें पुट कर दिया। सो द सॉल्यूशन विल बी x इक्वल्स टू 3.232, क्योंकि a1 है ना, e टू दी पावर, इसको भी पूरा सिंप्लीफाई कर लें, ये वाला टर्म को माइनस ईटा प्लस ईटा स्क्वायर -1 को, क्योंकि अभी तक अपन ने इसको टी की इक्वल्स टू 0 रख दिया था, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हमने सिंप्लीफाई नहीं किया था। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम यहां पर लिखते हैं e टू दी पावर। तो जब ये हमारे पास a1 a2 की वैल्यूज आ गई, इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे,
पूरे प्रॉब्लम में मैं इस -2 प्लस √3 को मैं लिख सकता था सिंप्लीफाइड करके, नहीं लिखा है क्योंकि आपको इक्वेशन थोड़ी बड़ी से डील करनी है। समहाउ कभी कभी वैल्यूज नहीं दी जाती और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन पूछा जाए, इसीलिए हमें थोड़ा बड़े डेरिवेशंस को हैंडल और बड़ी टर्म को हैंडल करना आना चाहिए जब भी हम वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करें। नहीं तो ये यहीं सिंप्लीफाई हो सकता था, बट जब आप इसको यहां सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं और इसको लेकर भी जा सकते हैं। तो मैं यहां पर गया x इक्वल टू 3.232 e टू द पावर माइनस 0.2679 ओमेगा एन टी प्लस नहीं आएगा माइनस कितना है 0.232 e टू द पावर माइनस 3.732 ओमेगा एन टी। So this will be your final solution. So in that particular problem, ये प्रॉब्लम आपको हमेशा करनी है, और कैसे करनी है इसको, डेरिवेशन की हेल्प से। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में when zeta equals to 3 values are given, when zeta equals to 1 critical damped system, 0.3 under damped system and when zeta equals to 2 over damped system। तो तीनों सिस्टम के लिए आपने निकाल दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन। थैंक यू।